ख्वाहिश करना गुलेराज में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 मरूची के यकबाज गहमा गहमी इस्लामाबाद अब गई और मगिंदी के अमा पेम जो सोमोटो एक्शन जूरक बुता तहलील बुआगा पद असेंबली अल्लमी के नवद रुचे दुका गिचिनकारी कनाइनक बिबिया भले चूँकि गिचिनकारी तारीख इलेक्शन कमीशन निमगा से जार जनक नबुता और सोमोटो एक्शन पर जिसे तारीख तयन और अगर नवद रुचे तुका अगर इलेक्शन कनाइनक न बा गोड़ा आइए जिम्मेदार के भी इसे तयन करेंगे सोमोटो एक्शन जूरक बुता इसे सर मरुचि में गपोतरान करी अमी पे मगेंदे के जो सुप्रीम कोर्ट बीबी जो आला अदलिया बीबियाँ असोमोटो एक्शन जूरन थे बलोचिस्तान अभी बाजी अंची जीड़ा अस्ता कि अगर आयनी सर सोमोटो एक्शन जूरत बीबी को अवाम बाज रिलीफ रसी अंचु के मगेंदे के जो मेन इशू है मिसिंग पर्सन इशू है सर पर्चा सुप्रीम कोर्ट जैसे नोटिस नजूरी सोमोटो एक्शन नजूरी और जैसे ट्रांसपेरेंसी जो इंडेक्स है आइए तहा जो है बलूचिस्तान नाम गस्तगी बाजी वाहदा ची सर फहरिस्त आइए सरा पर्चा जैसे सोमोटो एक्शन जूरक नबी मा बगेंदे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बाज जैसे अड़ुजंजाले आमाची और बाज फुकदान इंफ्रास्ट्रक्चर है भी बलूचिस्तान तुका जबकि बाज मजनी बजट ईर कनक बेन थी इंफ्रास्ट्रक्चर है वास्ता मगेंदे के यक बस गुमा चिल मरदुम मेरा कस भी सवाल चेस नकन थी या मैं मोज़्ज़िज़ आला अदलिया भी आबी चीज़ें सोमोटो एक्शन नजूरी मरुची जैसे माँ गपुतरान करने की जो सोमोटो एक्शन बुता इशे चीज़ ज़रूरत बुता ये वाहदा मुल्का और बलोचिस्तान है जो इच्चो इशूज़ आई सरा पर्चा सोमोटो एक्शन जूरक नबी मारा जो इनको तो सीनियर तजियाकार बिलाल डारा ये गुमा गपुतरान करने। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंतज़ार नहीं किया कि दो जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से फैसला है, शायद ज़रूरत ना पड़ती सोमोटो एक्शन की या अपील की या किसी तरह की भी कार्रवाई की? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मसला ये है कि असल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी कशीदगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसमें अब हर इदारा अपना अपना कोई उसको मामलात को संभालने के लिए कह लें अपनी तरफ से ठीक फैसले करते हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले हम ऐसे भी देखते हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानब से होते हैं, ये चीजें हो रही हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम मजीद बढ़ रही हैं। बहरकैफ अभी जो सूरत हाल है देखें, इलेक्शंस के हवाले से आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर जो मौजूदा हुकूमत है इसके वकील उनके वकला ने जो दलाइल दी है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हमें नजर आई, फैसला तो कहो कि अदालत ने करना है और अदालत जो भी फैसला करेगी यकीनन वो आइन कानून के मुताबिक ही रहते हुए करेगी, लेकिन जो आज हुकूमती वकला की जानिब से एक बड़ी दलील पेश की गई है वो ये है कि गवर्नर के पास चूंकि ये असम्बली आज खुद तहलील नहीं हुई, यानी नॉर्मल हालात में अपनी आईनी मुद्दत पूरी किए बगैर तहलील हुई है, तो इसमें ऐसी सूरत में आइन साइलेंट है कि किसने इसका फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे। दूसरा, हुकूमती वकला ने अपने दलाइल में एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया है जो उन्होंने बताया है आज कोर्ट को कि आइन के मुताबिक गवर्नर 90 दिन के अंदर अंदर आइंदा इंतखाबात की डेट देने का पाबंद है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की डेट दे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराना। तो इस हिसाब से उनका कहना था कि 17 अप्रैल तक गवर्नर के पास टाइम है कि वो इलेक्शंस की डेट को अनाउंस करें। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर केपीके के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए उनमें एक अहम बात का ये बताया गया कि केपीके गवर्नमेंट इस वक्त शदीद माली खसारे का शिकार है और इस मालियाती खसारे के शिकार होने की वजह से इलेक्शंस के खराजात पूरे करने में वफाकी हुकूमत अभी इसकी मुतमिल नहीं है और ना ही सूबाई हुकूमत। तो इस हवाले से ये 3-4 बड़े अहम पॉइंट्स आज डिस्कस हुए हैं। मैं बिनी साहबा इससे हटके एक बात करना चाहता हूँ। फैसला तो क्योंकि कोर्ट ने करना है, मैंने जैसे पहले कहा कोर्ट अपने आइन कानून को सामने रखते हुए फैसले करेगी और माजी के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के इस हवाले से उनको भी यकीनी तौर पे एक रेफरेंस के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि जो भी फैसला कोई भी अदालत देती है तो वो आइन उस कानून का हिस्सा बन जाता है। जी तो आपके इल्म में है, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जी एक तो ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब प्रूव किया था और एक मुंतखब अवामी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा नवाज शरीफ की हुकूमत का, तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया था कि चीफ जो फैसला ये था कि 3 साल तक मोहलत दे दी गई थी कि आप 3 साल के अंदर इंतखाबात करवाएं।
यानी 90 दिन की वो जो शिक थी जी वो खत्म हो गई। फिर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके जो काबीना है, उनके लोग हैं, उनको आइन में तरमीम करने की भी इजाजत मिल गई। जी तो एक तो तरफ तो ये फैसला है कि एक आमिर डिक्टेटर जिसने इस मुल्क की तबाही में, मैं समझता हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको 3 साल तक इंतखाबात ना करवाने की छूट दे दी गई। और आज हर तरफ से ये शोर मच रहा है, आइन कानून की बातें हो रही हैं कि 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान, हमेशा से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो हकीकत में अब हम नाजुक तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन डिक्टेटर्स के दौर में जो है कई कई साल जो है इलेक्शंस नहीं हुए, तो उस वक्त क्यों सोमोटो एक्शंस नहीं लिए गए? जी बिल्कुल, जी ये एक सवालिया निशान है। देखिए आज अदालत के अंदर हुकूमती वकला ने ये दलाइल भी दिए हैं कि इलेक्शन के मामले में सोम मोटो बनता नहीं था, क्योंकि सोम मोटो जिस आर्टिकल के तहत लिया जाता है उसके मुताबिक आप सोम मोटो ले सकते हैं इंसान बुनियादी इंसानी हुकूक का इशू हो या अवामी का कोई ऐसा मामला हो, जी तो आप उसमें सोम मोटो ले सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन पे सोम मोटो लेना मुनासिब नहीं लिया जा सकता। आज हुकूमती वकला का ये मौका सुप्रीम कोर्ट में था, उन्होंने अपनी ये दलील पेश की। साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए जनरल जियाउल हक साहब आए, उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का वादा किया, कौन से खिताब करते हुए हलफ उठाया कि उन्होंने ये बात, पहले उन्होंने हलफ तोड़ा जनरल जियाउल हक साहब ने, फिर उन्होंने बाद में अपने खिताब हलफ देते हुए, हलफ उठाते हुए कहा कि मैं 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करूंगा। वो इंतखाबात कई सालों तक नहीं हुए और कोई हुआ, कोई अच्छी कार्रवाई भी हमने देखी नहीं, न सुनी। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के बजाय उनको 3 साल तक की मोहलत दे दी गई। जी तो अब ये दो फैसला तो हमारे सामने हैं। अब देखना ये है कि अगर फैसला, मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो आइन कानून सामने रख के बेहतर फैसला करेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि इंसानी हुकूक पर जो है सोमोटो एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो मसला मिसिंग पर्सन्स का है, इस पर अभी तक क्यों सोमोटो एक्शन नहीं लिया गया? देखिए ये बिल्कुल ये तवज्जो तलब मामलात हैं, ऐसे मामलात हैं जिनको मैं समझता हूँ बुनियादी अवामी मफाद का, अवामी इशू का, अवामी ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में इस वक्त यही है कि सैकड़ों नहीं हजारों अफराद के लापता होने की दुहाइयां दी जा रही हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने जो अपने वालिद, ऐसे बच्चे भी हैं इनमें जिन्होंने अपने वालिद की शक्ल नहीं देखी, और जब वो पैदा हुए थे तो उससे पहले उनके वालिद कुछ अर्सा पहले 2-4 महीने पहले लापता हो गए थे। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बचपन में अपने वालिद को देखा और आज तक नहीं देख सके। ऐसी सैकड़ों खवातीन मौजूद हैं जो बेचारी ना तो अपने आप को बेवा तस्वर कर सकती हैं, ना अपने आप को वो सब तस्वर कर सकती हैं कि उनकी हस्बैंड जिंदा है, क्योंकि उनके बारे में, उनके खामदों के बारे में कोई इतला नहीं दी जा रही। और फिर ऐसी कई खवातीन, ऐसी कई लड़कियां हैं जिनकी मंगनिया या निकाह हुए थे और उनके मंगेतर या उनके निकाह में जो उनके शोहर थे वो लापता हो गए और वो बेचारी रुखसती से पहले घर बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है पाकिस्तान की तारीख में। इस पे मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हाई कोर्ट से मैं एक अपील करूंगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर शहरी की हैसियत से कि इस मसले को फिल पर उठाएं और इसके ऊपर मोटो स्पिन और मसले को सॉर्ट आउट करें। इसके ऊपर बातें बहुत हुई हैं, मैंने जंग में अखबार में रिपोर्टिंग करते हुए इस मसले पे काफी रिपोर्टिंग की, और इस वक्त जो मिसिंग पर्सन के चेयरमैन है कमीशन के जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनसे मुताबिक मरतबा इस इशू के ऊपर मैंने बातचीत की, इंटरव्यूज किए और उनकी खबरें फाइल की। फिर इसी तरह जो बाहर से एक वक्त आया इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस वक्त की क्या सरगर्मियां थी उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी बनी थी। मैंने इस इशू पे बहुत काम किया। ये बड़ा इंसानियत सोज इशू है जिसके ऊपर जो खवातीन, जो उनके खवातीन का मैंने आज जिक्र किया, जो माएँ, बूढ़ी माएँ जिनको घरों के चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, जो आज जो पहले इस इशू से पहले उन्होंने कभी भी अपना पर्दा नहीं छोड़ा था, आज वो नंगे सिर सड़कों पे खड़ी अपने बेटों की, अपने खामदों की
बाजियाबी के लिए दुआइयां देती फिर रही हैं। बिल्कुल। और इस हवाले से कोयटा से लेके इस्लामाबाद तक, कोयटा से लेके कराची तक पैदल मार्च भी हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। और आइन कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाजी सदाएं बुलंद हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस मसले की वजह से, इस मसले के हल ना होने की वजह से बलूचिस्तान में नाराज अफराद, उनकी तादाद बढ़ रही है और पहाड़ों पे जाने वालों की तादाद बढ़ रही है। मेरा ख्याल है इस मसले को फिलफौर हल करें। अगर इस मसले को हल नहीं करेंगे तो जिस तरह बलूचिस्तान में माजी में गलत फैसले किए गए और उनका खमियाजा आज पूरे बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, वो इसमें मजीद इजाफा होगा। दूसरी, मैं बिनिश आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इलेक्शन के हवाले से करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान की तारीख में दो ऐसे वाकयात हैं या दो ऐसे मराहिल हैं जिनमें सियासी कशीदगी अपनी पूरी इंतहा पे पहुंची। और नतीजा क्या हुआ कि 1971 के इंतखाबात में यह सियासी कशीदगी पूरी इंतहा पे थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हारने वाली पार्टी ने इलेक्शन रिजल्ट को कबूल नहीं किया और असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, जिसके नतीजे में आपका सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान 2 लफ्ज हो गया जी। उसके बाद तारीख की दूसरी इंतहाई सख्त कशीदगी आपके 1977 में हुई, जब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो इलेक्शन हारे जीते तो जो उनकी अपोजिशन, जिन्होंने फौरन ही एक तहरीक शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि आपके मुल्क में मार्शल लॉ लगा और इस मुल्क में मार्शल लॉ लगने के साथ साथ जहां आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, बुरी तरह से आइन कानून को वायलेट किया गया। और दूसरी तरफ यह हुआ कि मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनका अदालती मामला आइन कानून उनका कत्ल हुआ और जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे चढ़ा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल इस वक्त जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देती है इन दो जो मैंने आपको मिसालें कोट की हैं जी। 1971 और 1977 दोनों में हारने वाली पार्टियों ने इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल नहीं किया और नतीजे जो आपके सामने आए। इस वक्त भी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में ऐसी ही है और मैं ये सवाल आपके सामने या कौम के सामने रखता हूँ कि बिलफर्ज आप इलेक्शन हो जाते हैं और उन इलेक्शन में एक फर्ज कीजिए कि इमरान खान जीत जाते हैं और हारने वाली पार्टी पीडीएम होती है, तो क्या पीडीएम इतनी सियासी कशीदगी में इंतखाबी नताइज को कबूल करेगी और वो क्या सड़कों पे नहीं आएगी? तो मेरे नजर में तो वो जरूर सड़कों पे आएंगी और एहतजाज करेंगी। जबकि अगर इसकी अपोजिट मिसाल देखी जाए, अगर पीडीएम जीत जाती है और इमरान खान हार जाते हैं, तो क्या इमरान खान और उनके इत्तेहादी उस इंतखाबी रिजल्ट को कबूल कर लेंगे? तो मेरी नजर में वो भी कबूल नहीं करेंगे, वो भी सड़कों पे होंगे। तो नतीजा क्या? इंतखाबात ठीक है, बहुत जरूरी है, इंतखाबात होने चाहिए, आइन कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अब आप सिचुएशन देख लीजिए, क्या हम किसी नए साने के मुकम्मिल हैं? पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है, इसकी अनाउंसमेंट आप करें या ना करें जी, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान उसी दिन दिवालिया हो चुका था जब इमरान खान साहब की हुकूमत में सऊदी अरब, चीन और एक और दोस्त मुल्क से $3 बिलियन का कर्ज लेके इस जमानत पे हमारे बैंक में रखा गया कि हम इसे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसका क्या करेंगे और 72 घंटे के नोटिस के ऊपर हम ये कर्जा वापस भी दे दें। तो वो पैसे अब तक पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े, हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट तो हम उसी रोज हो चुके थे, उसमें तो कोई डिफॉल्ट की बाकी जो बुनियादी शराइत थी वो हम पूरी नहीं कर सके। वो मतलब जो किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने की बुनियादी शराइत हैं वो यही थी। तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि इस मुल्क में आप अंदाजा कीजिए, इस वक्त हम शदीद तरीन माली बुहरान का शिकार हैं। कोई अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन कराने के लिए 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब रुपया मांगा और आज उनके वकीलों ने जो जिरा भी की है, इसमें बताया भी गया कि 60 अरब रुपया मांगा गया है इलेक्शन करवाने के लिए 2 सूबों में और हुकूमत के पास 60 अरब रुपया देने के लिए जी। तो ये अदलिया वाकिफ नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान ये मेजर एक्सपेंस उठाने के जो है काबिल है या उसमें कैपेसिटी है या नहीं, और इस इलेक्शन के बाद जो आउटकम्स होंगे उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान इतना मजबूत है या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने पॉइंट कहा जी। अब सिचुएशन ये है कि इस साल आपको
पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगी की मद में 15 अरब डॉलर देने हैं और हमारे पास खजाने में 15 अरब डॉलर का हाथ भी नहीं मौजूद है और हमने उन 15 अरब डॉलर को अरेंज करना है और पाकिस्तान की हुकूमत जगह जगह दरबदर फिर रही है और वो पैसे नहीं मिल रहे। उसकी वजूहात इंटरनेशनल चेंजेस हैं। वो चेंजेस ये हैं कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन वार के बाद, जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है रूस और यूक्रेन की, दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम हो चुकी है। इसमें एक ब्लॉक तो वही अमेरिकन और उनके इत्तेहादियों का है और दूसरा इत्तेहाद जिसे ब्रिक्स का नाम दिया गया है, जिसमें रूस, चीन, ब्राजील, ईरान, अफ्रीका के ममालिक और कई ममालिक शामिल हैं। इसमें लातीनी अमेरिका के ममालिक भी शामिल हैं। इसमें ये दूसरा ब्रिक्स ग्रुप है। अब पाकिस्तान को दोनों ग्रुपों की जानिब से कहा जा रहा है कि ब्रिक्स वाले कह रहे हैं कि आप ब्रिक्स में आ जाएं, हम आपके सारे मिसाइल हल कर देते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे पहले भी इत्तेहादी थे, अभी इत्तेहादी बने रहे, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम आपके सारे मिसाइल हल कर देते हैं, आपको पैसा भी दे देते हैं, आपके सारे मसले भी हल करते हैं। जी। अब तो इस सिचुएशन में जब तक पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा पाकिस्तान ने किधर जाना है, किस ग्रुप की तरफ जाना है, तब तक हम कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं जब तक आ जाते, तब तक हमारी माली पोजीशन ऐसी ही रहेगी। और ये कोई भी हुक्मरान बैठा होता आज के दौर में, चाहे इमरान खान साहब बैठे होते या किसी और जमात का कोई सदर या प्रेसिडेंट होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तब भी यही सिचुएशन होती। तो मेरे ख्याल में ये साल बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन साल है। इस साल में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर बहुत सारी चीजें तब्दील होना है। इस वक्त पाकिस्तान पे एक जानिब से चीन का दबाव है कि आप ब्रिक्स में शामिल हो जाए और जो दीगर ममालिक हैं, और दूसरी तरफ से अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का प्रेशर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई भी कर्ज नहीं देगा जब तक हम उनकी किसी अपना वजन किसी एक पलड़े में नहीं डाल देते। पाकिस्तान की कोशिश अब तक तो यही रही है कि दोनों साइडों को राजी करके हम कहीं ना कहीं से कुछ हासिल कर लें और हासिल करके अपने इस मुश्किल वक्त को निकाल लें। तो इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है और ऐसी सिचुएशन में तो कौमें जब तक मुतहिद नहीं होती उस वक्त तक उसके मसाइल हल नहीं होते। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं करती और मुल्क की कौमी बुखार, हकीकी बुखार यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन अमान होना चाहिए। किसी भी तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे कि लीडरान जो है किसी एक जाके बात करें और इत्तेफाक राय करें किसी एक तारीख पर वो आके, तो क्या वो यही मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये काम चीफ जस्टिस या अदलिया, आला अदलिया का है? और दूसरी बात आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जब 9 रुकनी बेंच में से 4 निकल जाते हैं, 2 को पीडीएम जो है वो कहती कि हमें इन पर भरोसा नहीं है, और एक जस्टिस याया साहब है उन्होंने तो क्लियरली कह दिया था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और तो 9 से 5 रुकनी बेंच उस बेंच को कंटिन्यू कर सकती है? देखिए, जो बेंच को कंटिन्यू करने वाली बात है, इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मुख्तलिफ आईनीन कानून है उनकी राय मुतज़ाद है, तकसीम राय है। जो लेकिन मेजॉरिटी राय तो यही है कि जब बेंच टूट जाता है तो वो बेंच इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके लिए आपको नया बेंच बनाना पड़ेगा या नई कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी। लेकिन जारी बात है सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर समझती है, उन्होंने सोच समझ के कोई फैसला किया है। दूसरी बात ये, पहली बात जो आपने की कि उन्होंने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि वो एक टेबल पे बैठ मामला हल कर लें, ये बहुत जरूरी है। और मैंने जितनी आपको पहले बातें की हैं कि कोई पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल करने को तैयार नहीं और इसका नतीजा खुदा ना खासा 77 वाला या 71 वाला जिस तरह का भी निकला वो मुल्क को कौन सा नुकसान होगा, ना अदा ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन देखें, इस मसले का हल यही है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की तमाम जमातें जब तक एक टेबल पर नहीं बैठेंगी और एक कौमी पॉलिसी नहीं बनाएंगी और एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगी कि जिसमें इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन कौन होगा, इलेक्शन रूल्स क्या होंगे, और हारने कोई भी हारेगा या जीतेगा तो वो रिजल्ट को कबूल करेगा, जब तक ये शरायत की चीजें तय नहीं होंगी तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन कभी भी हमारे लिए मसाइल का हल नहीं निकल सकेगा, क्योंकि हमेशा यही कहा गया जब भी तरीके चलाई गई हुकूमतें गिराने के लिए तो यही कहा गया कि जी अब सिर्फ और सिर्फ सियासी मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है, और इलेक्शन हुए भी, लेकिन उन इलेक्शन के नतीजे में कभी भी सियासी हल नहीं निकला, ना सियासी इस्तेकाम आ सका।
जिसको आप मुजाहरों के जोर पे निकाला गया, उसने अपोजिशन में जाने के बाद फिर यही तय किया, उसने कहा ठीक है, मुझे अगर हुकूमत आराम से नहीं करने दी गई तो अब मैं भी आराम से बैठूंगा नहीं, मैं बैठने दूंगा, और वो भी सड़कों पे अपने लोग लेके आ गया। तो नतीजा अभी भी वो सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई। इमरान खान साहब हैं तो अपोजिशन इस वक्त की पीडीएम नहीं मानेगी, अगर पीडीएम जीतती है तो इमरान खान नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? वही लॉन्ग मार्च, वही धरने, क्या कौम की किस्मत में यही धरने, यही लॉन्ग मार्च और यही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और पहिया जाम हड़तालें और तोड़ फोड़, घिराओ जलाओ, आंसू गैस, आग, यही रह गया है कौम की नसीब में। और जिन ममालिक में ऐसा होता है उन ममालिक में भी तरक्की नहीं होती। हमने अपनी पूरी तारीख में, 70 साल तारीख में हमने यही देखा है कि यहाँ या तो डिक्टेटरों ने, फौजी हमरों ने आके आइन को पामाल किया, अपने आइन को तोड़ा, अपने हलफ को तोड़ा, और मुल्क को जो तरक्की करता हुआ मुल्क था उसको 2-2, 3-3 दहाइयां पीछे धकेल दिया गया। जी, तो डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर्स को सुलझाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पे इत्तेफाक राय हो, तो फिर यहाँ पे इतनी तनकीद क्यों की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, सबको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, अपने अपने इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे, तो यहाँ पे इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? देखिए, तनकीद मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत अच्छा मशवरा है पॉलिटिकल पार्टियों को जी कि वो एक टेबल पे बैठ जाएं और अपने मसाइल को हल करें, कोई अफामुल तफहीम पैदा करें, अपने अंदर कोई ठहराव लाएं, किसी मामले को सीधा करें, ताकि जो इलेक्शन के नतायज हैं या इलेक्शन जो होने हैं या इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मामला सीधे हो जाए और इसके नतीजे में जो भी रिजल्ट है उसके बाद नई कशीदगी या कशीदगी में इजाफा ना हो। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को सोचना चाहिए, और खास तौर पर इस मामले में वक्त है वो तो बार बार मुज़ाकरात की दावत भी दे रही है, लेकिन मैं देखता हूँ, या मेरी जाती राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं, इमरान खान साहब के रवैये में लचक बिल्कुल नहीं है। जहाँ रवैयों में लचक नहीं होती वहाँ मामला कभी भी ठीक नहीं होते, बल्कि कशीदगी बढ़ती है। इमरान खान साहब रोज़े अव्वल से यही कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ये चोर है, तेरे हैं। जब आपका रवैया, आपकी पॉलिसी ये होगी तो फिर अभी के साथ नहीं बैठेंगे तो आपके साथ भी कोई नहीं बैठेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा आज आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है, और मैं आप साल कोट करना चाहता हूँ, अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, कि जिस तक वर्ल्ड वार हो रही थी और जापान के ऊपर 2 एटम बम मारे अमेरिका ने, उनके 2 शहर तबाह हो गए, लाखों लोग उनके मर गए या जख्मी हो गए और उनका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो जापान ने हथियार डालने का फैसला किया, लेकिन जापानियों की तारीख अगर पढ़े तो जापानी पूरी अपनी जिंदगी में इससे पहले हमेशा जंगें ही करते रहे हैं और वो अमन से कभी नहीं बैठते थे, और उनका फैसला होता था, उनकी एक तारीख होती है कि वो अगर किसी मिशन में अगर 4 सिपाही भी या 1 सिपाही भी नाकाम हुआ तो उन्होंने अपनी तारीख में ये उनकी मिलता है कि वो अपनी गर्दन खुद अपनी तलवार से काटता रहा कि नाकामी की सूरत में खुदकुशी कर लूंगा, मैं उस बेइज्जती की या बेगारती की जिंदगी नहीं जीऊंगा। लेकिन जब ये वर्ल्ड वार में 2 एटम बम जापान पे मारे गए तो जापानी हुकूमत ने और फौज ने हथियार डालने का फैसला किया, तो उनकी फौज में कुछ जर्नैल या कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे और कुछ सोल्जर ऐसे थे जिन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मर जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, हम जंग जारी रखेंगे। उन्होंने बगावत की कोशिश भी की और वहां के जो बादशाह थे उनको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद उन्हें खत्म नहीं किया गया, बल्कि उनको बिठा के कायल किया गया टेबल के ऊपर, और वो कायल हुए कि ठीक है हथियार फेंक देते हैं, लेकिन हथियार फेंकने के बाद और जो अमेरिकी हुकूमत के साथ, अमेरिका के साथ जो मुआहदा होगा उस मुआहदे तक हम पूरा अमल करेंगे, लेकिन मुआहदे के बाद हम अपनी गर्दनें खुद काटेंगे, अपनी जिंदगियों का फैसला खुद करेंगे। जिसके ऊपर उनकी जो हुकूमत थी उन्होंने इस पर एग्री किया, और फिर हमने देखा, तारीख में ये लिखा हुआ है और तारीख ने ये देखा कि जापान की तमाम सियासी जमातें, जापान के तमाम जो फैसला साज लोग थे, ब्यूरोक्रेट से सिविल और फौजी, वो एक पार्लियामेंट के, अपनी पार्लियामेंट के अंदर गए और उन्होंने ऑर्डर किया जब तक हम दरवाजे अंदर से ना खोलें, बाहर से कोई ना खोले। कई रोज तक वो अंदर बंद रहे और उन्होंने बैठ के एक मुत्तफिका पॉलिसी बनाई कि आइंदा का जापान कैसा होगा, और हमने अमेरिका के साथ अब क्या ताल्लुकात बनाने और दुनिया के साथ क्या ताल्लुकात बनाने, और अब हमने लड़ाई नहीं करनी,
बल्कि अमन में रहना है और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को शिकस्त देनी है। बिल्कुल। फिर उसी पे अमल दरामद हुआ क्योंकि पूरी कौम ने मुत्तफिक होकर, सब सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने मुत्तफिक होकर कई रोज तक अंदर उस पार्लियामेंट में बंद रह के एक पॉलिसी बनाई थी, फिर उस पर अमल दरामद हुआ। आज नतीजा ये निकला कि वही जापान जो आज अमेरिका के कंट्रोल में है, वहाँ अमेरिकी छोनियां बनी हुई हैं, फौजी बैठे हुए हैं, वही जापान एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें अमेरिका की, जो अमेरिका नंबर 1 मैशत पे था, उसको पीछे धकेलते हुए नंबर 1 पे जापान खुद आया। लेकिन फिर उसने आलमी हालात को खुद अपने मुफाद में देखते हुए कि हम ये हमारे मुफाद में फिलहाल नहीं है कि हम नंबर 1 मैशत पे जाएं, तो वो नंबर 3 मैशत पे चला। उसने अपने आप को खुद पीछे बैक स्टेप डाउन किया। लेकिन आज भी उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अगले 2, 4, 5 साल में दुनिया की नंबर 1 मैशत बन सकती है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब हम भी मईशत हमारी भी इतनी जो है मुस्तकिम हो और हम भी एक टेबल पे आकर बात कर सकें और इतनी जो है लचक रखें हमारे एज एन कौम के, अगर अदलिया बोल रही है कि इत्तेफाक किया जा सकता है, एक तारीख पर बात की जा सकती है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी चीज़ें इसी तरह जो है बेहतर जाएंगी। लेकिन बात यही है गप हमेशा के बलोचिस्तान भी बाजी अंची इशूज़ हस्ता कि आयन सर भी बायदे की जो सो मोटो एक्शन ज़रूरत भी और अंची बाजी जीड़ा अस्ता जो कि गिशोगीवार करेंगे वैसा शायद सिर्फ अदलिया ही वती किरदार अदा कोट का चिकी बाजी कमीशन बलोचिस्तान महलूका दिस्ता, बाजी सरकार बलोचिस्तान महलूका दिस्ता, सरदार नवाब दरो दिस्ता भले तनिगता कस्सा भी चुशी कोई किरदार अदा नको के महलूका रिलीफ बिरसी नुएदा में जो इससे स्टोरी लाइन 360 है वहद बुता हलास नुमाना ती होस्ट मोमल सैनबा रजा बिती अल्लाह म्यारे।